ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कि प्रियम्बल में क्या क्या टर्म्स मेंशन है और उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। हमने बात कर ली थी सॉवरेन की, सेक्युलर की, सोशलिस्ट की, डेमोक्रेटिक की और रिपब्लिक की। ये सारे हमने बात करी थी कि हमारा इंडियन स्टेट जो है उसका नेचर क्या है। तो ये सारे 5 टर्म्स की हमने बात करी थी। अब हम बात करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इन अकॉर्डेंस टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमको किस तरह से या क्या-क्या फिलॉसफीज़ प्रोवाइड करता है, सिक्योर करता है। इसके अंदर हम बात करेंगे जस्टिस की, लिबर्टी की, इक्वालिटी की और फ्रेटर्निटी की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जस्टिस से। द टर्म जस्टिस इन द प्रियम्बल एम्ब्रेसेस 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, यानी कि जस्टिस 3 तरह से दी जाती है सिटीजन्स को और 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट फॉर्म्स में दी जाती है। वो फॉर्म्स कौन कौन सी? सबसे पहले सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, सिक्योर्ड थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और ये जो हमें 3 तरह की जस्टिस मिल रही हैं, ये किन प्रोविजंस के थ्रू मिलती हैं? फंडामेंटल राइट्स के थ्रू और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू। एक-एक करके हम डिटेल में सबके बारे में बात करेंगे। सोशल जस्टिस के बारे में, इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में, पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में। सोशल जस्टिस का मतलब होता है इट डिनोट्स द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। यानी कि किसी भी ग्राउंड्स के ऊपर, इन ग्राउंड्स के ऊपर हमारा जो है मतलब किसी भी तरह का सोशल डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और सारे के सारे सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इसका मतलब होता है इट मीन्स एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस बीइंग एक्सटेंडेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कि सोसाइटी के किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए। एंड इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, और ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, एससीज, एसटीज और ओबीसीज और विमेन जो हैं, इनकी जो भी कंडीशन है सोसाइटी के अंदर, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी स्टेट। ये हो गई हमारी सोशल जस्टिस की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस की। इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। के इकोनॉमिक फैक्टर्स या ग्राउंड्स के ऊपर लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इसके अंदर हम बात करते हैं कि हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज़ इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। यानी कि जो गैप वाइडन बहुत ज़्यादा हो चुका है वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी के बेसिस पे, उसको कम करने की हम कोशिश करेंगे। A combination of social justice and economic justice denotes what is known as distributive justice। और अगर हम इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस को दोनों साथ में लें तो हम उनको बोलते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। थर्ड टाइप की जस्टिस जो हमें सिक्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन या प्रियम्बल, वो है पॉलिटिकल जस्टिस। और इसका मतलब होता है इट इम्प्लाइज दैट ऑल सिटीजन्स शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। यानी कि हर सिटीजन की, चाहे वो अंबानी हो या कोई रिक्शे वाला हो, सबकी पॉलिटिकल राइट सेम होंगी। यानी कि वन मैन वन वोट का कॉन्सेप्ट होगा। इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस, जितने भी पॉलिटिकल ऑफिसेस हैं सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल होंगे। एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर इक्वल वॉइस होगी सबकी। ये जो आइडियल है जस्टिस का, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, ये कहाँ से लिया गया? हैज़ बीन टेकन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। राइट। तो हमारे 4 आइडियल्स हैं: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। उसमें जस्टिस जो है वो रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया। उसके अलावा जो ये 3 अलग अलग आइडियल्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के, ये लिए गए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 टू 99। ठीक है। नेक्स्ट आइडियल की हम बात करते हैं, नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, जो है लिबर्टी। द टर्म लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी कि आपके ऊपर रिस्ट्रेंट्स नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, उसको लिबर्टी बोलते हैं। एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली रिस्ट्रेन हटा दो, क्योंकि अगर आपने सारे के सारे रिस्ट्रेंट्स हटा दिए तो एक लाइसेंस की सिचुएशन आ जाएगी। लाइसेंस का मतलब होता है कि एब्सोल्यूट लिबर्टी। एब्सोल्यूट लिबर्टी का मतलब हो गया कि मैं जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ, विद रिगार्ड टू कि मतलब सामने वाले का कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको बोलते हैं लाइसेंस की सिचुएशन। ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन है जहाँ पे कंप्लीटली मेरे को लिबर्टी दे दी जाएगी। और दूसरा एक्सट्रीम लिबर्टी का होता है अथॉरिटेरियन स्टेट के अंदर। यानी कि वहाँ पे क्या होगा कि मेरी सारी की सारी लिबर्टी ही छीन ली जाएगी, कि कंप्लीटली मुझ पर रिस्ट्रेंट लगा दिए जाएंगे। तो हम एक बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं कि दोनों की दोनों जो एक्सट्रीम्स हैं वहाँ पे हम ना जाएं। एक बैलेंस सिचुएशन हो जहाँ पे ना तो अथॉरिटेरियन स्टेट फॉर्म हो और ना ही लोगों को कंप्लीट लाइसेंस मिल जाए, कंप्लीट एब्सोल्यूट लिबर्टी हो कि वो कुछ भी कर सकें। तो हम क्या करते हैं? पॉजिटिव रिस्ट्रेंट्स लगाते हैं लोगों पे, यानी कि सिटीजन्स के ऊपर पॉजिटिव और रीजनेबल रिस्ट्रेंट्स लगाते हैं, जिससे वो अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को भी मेंटेन कर सकें और उनके ऊपर एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स भी हों। ठीक है। प्रियम्बल सिक्योर करता है टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन। आप जो चाहो वो सोच सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, जो बिलीव करना चाहो वो कर सकते हो, किसी भी फेथ को फॉलो कर सकते हो और किसी की भी पूजा या वर्शिप कर सकते हो।
थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स। और ये जो सारी लिबर्टी है ये आपकी फंडामेंटल राइट है और ये एनफोर्सेबल है कोर्ट के अंदर इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेशन। अगर ये वायलेट होती हैं तो आप डायरेक्टली जो है कोर्ट के अंदर जा सकते हो और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है आपकी, ठीक है। और वो रिट क्या कहते हैं इशू करके आपकी इस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट को देखेगा। Liberty, as elaborated in the preamble, is very essential for the सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। यानी कि लिबर्टी का होना प्रियम्बल के अंदर जो लिखा हुआ है वो बहुत ज़रूरी है अगर हमें सक्सेसफुली रन करना है, फंक्शन करना है इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम को। हाउएवर लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस। लिबर्टी का ये मतलब नहीं होता कि आपके पास लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक्स, कि आप जो चाहे वो कर सकते हो। एंड हैज़ टू बी एन्जॉयड विद इन द लिमिटेशंस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। यानी कि आप कुछ लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, कुछ पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहते हुए अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हो। In brief, the liberty conceived by preamble or fundamental rights is not absolute but qualified। यानी कि वो absolute terms के अंदर नहीं है कि कोई भी restriction नहीं है but qualified है, जो कुछ जो fall करता है in the under the walls of some positive या some reasonable restrictions। The ideals of liberty, equality and fraternity in our preamble have been taken from French Revolution of 1789 and 99 कि हमने डिस्कस कर लिया कि जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 से लिया गया। उसके अलावा जो तीन और आइडियल्स हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए और 1789 टू 99। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडियल की जो है इक्वालिटी। द टर्म इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। एंड द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और हर इंडिविजुअल को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हर फील्ड के अंदर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। जो प्रियम्बल है वो सिक्योर करता है टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। राइट, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी कंप्लीटली प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो जब भी हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इसके तीन डायमेंशंस होते हैं। दिस प्रोविजन एम्ब्रेसेस थ्री डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। कौन कौन सी? सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब हम बात करेंगे डिटेल में तो नहीं, एक ओवरव्यू देखेंगे किस तरह से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऐसे हैं जो सारी की सारी अलग अलग इक्वालिटी को हमें इंश्योर करते हैं एज अ सिटीजन्स। राइट, सबसे पहले हम सिविक इक्वालिटी की बात करेंगे। द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंश्योर सिविक इक्वालिटी। यानी कि ये आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमको सिक्योर करते हैं या इंश्योर करते हैं कि हमारे पास सिविक इक्वालिटी होगी। कौन से? आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। हमको पता ही है आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर आर्टिकल 17 कहता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये 14 टू 18 जो हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट में, राइट टू इक्वालिटी, ये हमारा सिक्योर करता है कौन सी इक्वालिटी? सिविक इक्वालिटी। राइट, सेकंड टाइप ऑफ इक्वालिटी पॉलिटिकल इक्वालिटी। जब भी हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करें तो हम दो आर्टिकल्स हमेशा याद रखें, 325 और 326। अब हम उनको डिस्कस करते हैं वो होते क्या हैं। देयर आर टू प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सीक टू अचीव पॉलिटिकल इक्वालिटी। दो ऐसे प्रोविजंस या लॉज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमको इंश्योर करते हैं क्या? पॉलिटिकल इक्वालिटी। सबसे पहला, नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। यानी कि आपका जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं, यानी कि जो वोटिंग लिस्ट होती है, आपका नाम वहाँ से इनएलिजिबल या नहीं हटाया जा सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 325 के अंदर लिखा है। और आर्टिकल 326 क्या कहता है कि जो लोकसभा के इलेक्शंस होंगे और जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होंगे वो किसके बेसिस पे होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारे कहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? आर्टिकल 326 के अंदर। राइट, द इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज आर टू बी बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, जो लिखा है आर्टिकल 326 के अंदर। राइट, ये हमारी कौन कौन सी क्वालिटी होगी? सिविक और पॉलिटिकल। इकोनॉमिक क्वालिटी की हम जब बात करें तो वो डीपीएसपी के अंदर मेंशन है आर्टिकल 39 में। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहता है आर्टिकल 39 के अंदर, सिक्योर्स टू मैन एंड वेमेन इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। यानी कि सबको एक एडिक्वेट लाइफ मीन्स ऑफ मिलना चाहिए लाइवलीहुड का, बट ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर है तो ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट के अंदर। और दूसरा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी बोलता है, यानी कि बोलता है स्टेट को कि स्टेट की एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है कि इसकी तरफ ये काम करे
कि एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए आर्टिकल 39 के अंदर उसको मेन और वुमेन को इक्वल राइट देनी चाहिए एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के लिए, और सेम काम के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और सेम काम के लिए सेम पैसे इक्वल मिलने चाहिए मेन और वुमेन को। ये हमारी 3 टाइप्स ऑफ इक्वालिटी की हमने बात कर ली, सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। अब हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी की। राइट, तो जब भी हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारे की फीलिंग जो होती है उसको हम फ्रेटर्निटी बोलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। सबसे इम्पोर्टेंट किस तरह से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सिंगल सिटीजनशिप से, यानी कि आप कंट्री के किसी भी पार्ट में रिजाइड कर रहे हो, आपकी सिटीजनशिप एक सिंगल ही होगी, अनलाइक इन अमेरिका जहाँ पे आपकी दो डुअल सिटीजनशिप होती है, एक स्टेट की अलग और नेशनल सिटीजनशिप अलग। ऑल्सो दूसरी चीज़ कैसे प्रमोट होती है फ्रेटर्निटी? फंडामेंटल ड्यूटीज से। आर्टिकल 51 है जो पार्ट 4A के अंदर है, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो भी प्रमोट करते हैं फ्रेटर्निटी की फीलिंग। से दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। राइट, हार्मनी की एक स्पिरिट और एक कॉमन ब्रदरहुड की स्पिरिट आपको प्रमोट करनी पड़ेगी अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज। यानी कि इन चीज़ों के बावजूद भी इनके पार जाके आपको एक कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग को प्रमोट करना चाहिए। ये फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A यानी कि आर्टिकल 51A के अंदर कहती हैं। द प्रियम्बल डिक्लेयर्स दैट फ्रेटर्निटी हैज़ टू अश्योर टू थिंग्स, यानी कि प्रियम्बल कहता है कि फ्रेटर्निटी का मतलब दो चीज़ें होता है, आपको दो चीज़ें अश्योर करनी चाहिए। सबसे पहली डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और दूसरी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे बात करो तो इंडिविजुअल की डिग्निटी, और नेशनल लेवल पे बात करो तो नेशन की यूनिटी और इंटेग्रिटी। अगर ये दो चीज़ें आप अश्योर कर देते हो तो मतलब आप फ्रेटर्निटी को अश्योर कर रहे हो। द वर्ड इंटेग्रिटी जो था, हमने देखा था कि 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड्स 1976 के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किए गए थे। द वर्ड इंटेग्रिटी हैज़ बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अब के.एम. मुंशी जो थे, जो एक मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने दिस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है? सिग्निफाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली एंश्योर्स मटीरियल बेटरमेंट, यानी कि बस मटीरियलिस्टिक बेटरमेंट की बात नहीं करता डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल यानी कॉन्स्टिट्यूशन, और एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए काम नहीं करता, इसके अलावा और क्या करता है वो? बट दैट इट ऑल्सो रिकग्नाइजेस दैट द पर्सनैलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल इज सेक्रेड, यानी कि हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, उसका अस्तित्व, उसकी एग्जिस्टेंस सेक्रेड है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि ये इंडिविजुअल बेकार है, अगर एक छोटा काम कर रहा है, थोड़ा लोअर क्लास का या थोड़ा लोअर एम्प्लॉयड है, तो इसकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, फिर इसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस सेक्रेड नहीं है। राइट, दिस इज हाईलाइटेड थ्रू सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और ये कैसे हाईलाइट किया कि हर इंडिविजुअल की डिग्निटी सेक्रेड है, उसकी पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है? फंडामेंटल राइट्स के थ्रू और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू, जो इंश्योर करते हैं द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। फर्दर फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं आर्टिकल 51A के अंदर, वो प्रोटेक्ट करती हैं डिग्निटी ऑफ वेमेन बाय स्टेटिंग, और वो क्या कहती हैं? दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हर सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो रिनाउंस कर दे, छोड़ दे वो सारी प्रैक्टिसेस जो डेरोगेटरी हैं या इंसल्ट करती हैं टू द डिग्निटी ऑफ वेमेन। राइट, जो हार्मफुल हैं टू द डिग्निटी ऑफ वेमेन, ऐसी सारी प्रैक्टिस को वो रिनाउंस कर दे, त्याग दे, छोड़ दे। एंड ऑल्सो मेक्स इट द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, और हर सिटीजन की क्या एक और की ड्यूटी है ऑफ इंडिया? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि वो देश की इंडिपेंडेंस, यूनिटी और इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करे और प्रोटेक्ट करे। जो ये फ्रेज है, अभी तक हमने बात करी थी इंडिविजुअल डिग्निटी की, अब हम बात करेंगे यूनिटी और इंटेग्रिटी की। द फ्रेज यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन एम्ब्रेसेस बोथ द साइकोलॉजिकल एंड द टेरिटोरियल डायमेंशंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि दो टर्म्स या दो इंटरप्रिटेशंस होते हैं यूनिटी एंड इंटेग्रिटी के। एक तो ऑब्वियसली टेरिटोरियल डायमेंशन है कि इतना हमारा जोग्राफिकल रीजन, इतना एक्सटेंट है इंडिया का, उसको मेंटेन करके प्रोटेक्ट करके रखना है, तो वो टेरिटोरियल डायमेंशन हो गया यूनिटी एंड इंटेग्रिटी का। एक साइकोलॉजिकल फीलिंग भी होनी चाहिए आपके अंदर कि हाँ, अगर मैं कश्मीर के अंदर हूँ और कोई और सिटीजन कन्याकुमारी के अंदर रह रहा है, तो हम दोनों एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड है हमारे अंदर, एक फ्रेटर्निटी मेंटेन है कि हम एक ही रूफ के अंदर, एक कॉमन ग्राउंड, सिंगल सिटीजनशिप से हम बंधे हुए हैं। तो इसको बोलते हैं एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होनी चाहिए यूनिटी और इंटेग्रिटी की। राइट, तो साइकोलॉजिकल और टेरिटोरियल डायमेंशन आपको समझ आ गए नेशनल इंटीग्रेशन के।
जो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्क्राइब करता है इंडिया को एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑल दो फेडरल स्ट्रक्चर है, बट फेडरेशन का शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया, उसकी जगह हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स का इस्तेमाल किया गया, टू मेक इट क्लियर दैट द स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन। यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये है कि कोई अगर कल केरला कहता है कि मुझे इंडिया का पार्ट नहीं रहना, तो उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इंडियन मेन लैंड से या इंडियन गवर्नेंस या पॉलिटिक्स से अपने आप को सेपरेट कर दे, राइट। नो स्टेट हैज़ द राइट टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन। इंडिया से सेसीड होकर या अलग होने का किसी भी स्टेट के पास राइट नहीं है। ये आर्टिकल 1 के अंदर यूनियन ऑफ स्टेट से हमको पता लगता है, इम्प्लाइंग द इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर ऑफ द इंडियन यूनियन, कि जो हमारा इंडियन यूनियन है उसका इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर है, राइट। इट एम्स एट ओवरकमिंग हिंड्रेंसेस टू नेशनल इंटीग्रेशन, राइट। और इसका और क्या मतलब होता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब कि हम कोशिश करेंगे ओवरकम करने के लिए जितने भी हिंड्रेंसेज हैं नेशनल इंटीग्रेशन को, जो भी हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के तरफ या उसके अगेंस्ट जो जो फोर्सेज हैं, जैसे कम्युनलिज्म की फोर्स है या रीजनलिज्म है, कास्टिज्म है, लिंग्विज्म है या सेसेशनिज्म है, ये सब के ऊपर या ये जो हिंड्रेंसेज हैं इनकी तरफ हम इनको ओवरकम करने के लिए हम काम करेंगे, एम करेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, यानी कि जो हमारा प्रियम्बल है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। अभी तक हमने जितना भी बात किया था, हमने बात किया था जितने अलग अलग टर्म्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमने सबके बारे में बात कर ली। सॉवरेंटी की बात करी, सोशलिस्ट की बात करी, सेक्युलर की बात करी, डेमोक्रेटिक की, रिपब्लिक की, जस्टिस की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि कौन सी यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, सॉरी, और प्रियम्बल किस वजह से इंपॉर्टेंट है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। द प्रियम्बल एम्बॉडीज द बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज। प्रियम्बल एम्बॉडी करता है यानी कि अपने उसके अंदर क्या है, जो हमारे देश की बेसिक फिलोसफीज हैं या फंडामेंटल वैल्यूज हैं, चाहे वो पॉलिटिकल वैल्यूज हो, मॉरल वैल्यूज हो या रिलीजियस वैल्यूज हो, ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। और ये बेसिक फिलोसफीज है, ये फंडामेंटल वैल्यूज़ के ऊपर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। इट कंटेन्स द ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और प्रियम्बल के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेकर्स थे या कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, उनका क्या विजन था, वो किस तरह से एनविसाज करते थे हमारे प्रेजेंट डे इंडियन पॉलिटी को, उनके जो विजन था, उनका जो ड्रीम था, वो कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे एम्बॉडी है, हमारे प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ है। और रिफ्लेक्ट करता है द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे जो क्वेश्चन के फाउंडिंग फादर्स थे उनके क्या ड्रीम्स और एस्पिरेशंस थे, वो रिफ्लेक्ट करता है हमारा प्रियम्बल। इन द वर्ड्स ऑफ सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, वो क्या बोलते हैं, द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। यानी कि इतने टाइम तक, जब तक हम ब्रिटेन के अंदर कॉलोनी थे, हमने इतने टाइम तक जो जो चीज़ें सोची थी या जिनके ऊपर ड्रीम किया था, जो हमारे सपने थे, वो सब कहाँ लिखे हैं, प्रियम्बल के अंदर एक्सप्रेस किए गए हैं। के एम मुंशी जो थे, जो एक मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने क्या बोला है कि प्रियम्बल है एक, इट इज़ अ हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारे इंडियन सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का एक हॉरोस्कोप है हमारा प्रियम्बल, ये के एम मुंशी सर ने कहा है। पंडित ठाकुर दास भार्गव जो थे, जो एक और मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस को सम अप करते हुए, कंक्लूड करते हुए क्या बोला है, प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे अच्छा पार्ट, सिग्निफिकेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा है, उसका प्रियम्बल। इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, उसका सोल है। इट इज़ द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक चाबी है कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अलग अलग मेटाफर्स का और वर्ड्स का इस्तेमाल करा हुआ है उसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस को बताने के लिए। इट इज़ अ प्रॉपर यार्ड स्टिक विद विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि प्रियम्बल को देख के किसी भी देश के प्रियम्बल से आप जान सकते हो कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या बेसिक फिलोसफीज या वैल्यूज इंक्लूडेड हैं, राइट। तो एक प्रॉपर यार्ड स्टिक है, यानी कि ऐसा टूल है जिससे आप मेजर कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन का वर्थ। कौन, प्रियम्बल है, ठीक है। सर अर्नेस्ट बार्कर जो थे, जो एक डिस्टिंग्विश्ड इंडियन इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट दिया है पॉलिटिकल विजडम ऑफ द ऑथर्स ऑफ प्रियम्बल को। उन्होंने क्या किया, जो उनकी बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो 1951 के अंदर पब्लिश हुई थी, उन्होंने अपनी बुक की स्टार्टिंग करी है हमारे प्रियम्बल की स्टार्टिंग टेक्स्ट से, राइट। ही डिस्क्राइब द प्रियम्बल एज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला कि जो हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए की नोट है। ही वॉज सो मूव्ड बाय द टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल, वो इतने ज़्यादा इंस्पायर इन्फ्लुएंस हो गए प्रियम्बल के टेक्स्ट से, दैट ही कोटेड
इट एट द ओपनिंग ऑफ हिज पॉपुलर बुक, कि उन्होंने अपनी बुक की जो स्टार्टिंग थी उसको कैसे कोट किया, कैसे शुरुआत करी, प्रियम्बल के टेक्स्ट के साथ ही। एम हिदायतुल्ला जो थे, जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उन्होंने क्या बोला, क्या ऑब्जर्व किया, दैट प्रियम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जिस तरह से यूएसए के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसी तरीके से हमारा प्रियम्बल भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेंबल करता है, बट वो एक डिक्लेरेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ मोर देन अ डिक्लेरेशन, इट इज़ द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है ये, विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी, जो दिखाता है, एक स्ट्रक्चर ले डाउन करता है कि हमारी पॉलिटिकल सोसाइटी किस तरह से काम करेगी। इट कंटेन्स अ सोल्म रिजॉल्व विच नथिंग बट अ रेवोल्यूशन कैन ऑल्टर, यानी कि ऐसा बिल्कुल दृढ़ निश्चय दिखाता है जिसको और कुछ नहीं चेंज कर सकता, बस एक रेवोल्यूशन अगर हो सकता है, वो एक रेवोल्यूशन चेंज कर सकता है, उसके अलावा इसको कभी भी तोड़ा या चेंज नहीं किया जा सकता। राइट, हमने बात कर लिया कौन प्रियम्बल की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस की। अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि क्या हमारा प्रियम्बल जो है, हम देख लिया इंपॉर्टेंट तो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसकी समरी भी है, उसका की नोट भी है, ज्वेल सेट भी है, सोल भी है, बट क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? राइट, जो हमारा प्रियम्बल है वो समरी है, बट क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट माना जाएगा? वन ऑफ द controversies about the preamble is as to whether it is a part of the constitution of or not, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सीज हैं। अब बेरूबारी केस एक हुआ था हमारा 1960 के अंदर, जिसके बारे में हम, जब हम इंपॉर्टेंट केसेस की बात करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। बेरूबारी केस वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया जो था, वो 1960 का केस था। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना जजमेंट दिया, तो उन्होंने बोला, सेड दैट द प्रियम्बल शोज द जनरल पर्पसेस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे जनरल प्रोविजंस हैं, और उसके पीछे का जो पर्पसेस है, जो आइडियोलॉजी है, फिलोसफी है, वो कौन दिखाता है? प्रियम्बल दिखाता है। एंड इज दस अ की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रियम्बल से हमें पता लग सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, वो किस तरह से सोचते थे। उनके माइंड्स के लिए एक की जो होती है, वो कौन रोल प्ले करता है? प्रियम्बल उस की का रोल प्ले करता है। फर्दर, वेयर द टर्म्स यूज्ड इन एनी आर्टिकल आर एम्बिगुअस और केपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग, यानी कि अगर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनका मीनिंग, यानी जिसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकल, एम्बिगुअस हैं, राइट, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वहाँ पे सम असिस्टेंस कैन एट इंटरप्रिटेशन मे बी टेकन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स एनश्राइंड इन द प्रियम्बल, वहाँ पे हम प्रियम्बल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि प्रियम्बल में किस तरह से इन ऑब्जेक्टिव्स को एनश्राइन किया गया, इस फिलोसफी को लीड किया गया, और उस बेसिस पे, उस फिलोसफी के, उस आइडियोलॉजी के बेसिस पे हम जो है उस आर्टिकल का या उस एक्ट का इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं, यानी कि प्रियम्बल का हेल्प लेके उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। डिस्पाइट दिस रिकग्निशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, यानी कि इसकी इतनी तारीफ करने के बाद भी, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस होने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ओपाइंड दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और ये कब बोला? 1960 के बेरूबारी केस के अंदर। बट 13 साल बाद ही हमारी इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट केस का जजमेंट आता है, जो है केशवानंद भारती केस 1973। 24 अप्रैल 1973 को लैंडमार्क जजमेंट आता है, केशवानंद भारती केस वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट, जहां पे सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उसने जो अपना पहला डिसीजन लिया था उसको रिजेक्ट किया, कि हमने पहले गलत बोला था। कौन जो प्रियम्बल है वो ऑब्वियसली, ऑटोमेटिकली, बिल्कुल ज़रूरी ये बात है, और जो प्रियम्बल है वो एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि इनसेपरेबल पार्ट है, इंडिस्पेंसिबल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये कहना कि वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, बिल्कुल गलत था हमारा पिछले वाले केस के जजमेंट में। इट ऑब्जर्व दैट प्रियम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, राइट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल, यानी कि बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है पढ़ना चाहिए और उसको इंटरप्रेट करना चाहिए, कैसे? इन द लाइट, यानी इन द रेजोनेंस विद द प्रियम्बल, यानी कि हमारे जो प्रियम्बल के अंदर जो जो आइडियाज़ या विजन एक्सप्रेस किया गया है, उसकी लाइट में, उसके कॉन्सोनेंस के साथ हमको जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमने देख लिया कि 1973 में बोल दिया कि येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ को इसने दोबारा रीअफर्म कब किया सुप्रीम कोर्ट ने? 1995 का जो LIC ऑफ इंडिया केस था, वहाँ पे फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि येस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड दैट प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रियम्बल।
Like any other part of the constitution, preamble was also enacted by the constituent assembly, right? जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के सारे अदर पार्ट्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एनैक्ट किया था, उस तरह से प्रियम्बल को भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही एनैक्ट किया था. बट आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी एनेक्टेड. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रियम्बल को कब किया गया था, जब एक बार पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एनैक्ट कर लिया गया था, उसके बाद प्रियम्बल को एनैक्ट किया गया था. The reason for inserting the preamble at the end was to ensure that it was in conformity with the constitution as adopted by the constituent assembly. ये लास्ट में enact करना preamble को क्यों किया था? क्योंकि हमको ये चीज़ कंफर्म करनी थी कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है वो सब उससे मैच करता है जो हमारे preamble के अंदर लिखा हुआ है. अगर हम ऐसा कर दें कि preamble को पहले ही इशू कर दें, enact कर दें, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अलग बातें लिखी गई हैं जो उससे मैच नहीं करती, जो उसके आइडियल्स से अपहोल्ड नहीं करती, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. इसलिए उन्होंने पहले पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को एनैक्ट किया, अडॉप्ट किया, उसके बाद उसकी कन्फर्मिटी में उसको मैच करते हुए, चेक करते हुए, फिर अपने प्रियम्बल को एनैक्ट किया. वाइल फॉरवर्डिंग द प्रियम्बल फॉर वोट्स, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेड. जब हम प्रियम्बल को वोट्स के लिए फॉरवर्ड कर रहे थे आगे प्रेसिडेंट के पास, जब वो गया तो प्रेसिडेंट ने बोला, द क्वेश्चन इज दैट प्रियम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द मोशन वॉज देन अडॉप्टेड. यानी कि प्रेसिडेंट ने बोला, ये जो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला कि प्रियम्बल एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और इस मोशन को अडॉप्ट कर लिया गया. यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का अभी नेक्स्ट जजमेंट आया, लेटर जजमेंट 1973 और 1995 में, कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज़ इन रेजोनेंस या इन कॉन्सोनेंस विद व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड डिसाइडेड. जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बोला था कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो चीज़ बिल्कुल मैच करती है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1973 1995 में, कि हाँ, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल इंडिस्पेंसिबल पार्ट है. हेंस द करंट ओपिनियन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का भी करंट ओपिनियन है, दैट द प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन कॉन्सोनेंस विद द ओपिनियन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि दोनों इस बात पे अग्री करते हैं कि प्रियम्बल जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का. हाउएवर दो चीज़ें नोट करनी चाहिए कि प्रियम्बल जो है, इट इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर. यानी कि जब हम लेजिस्लेचर की पावर्स की बात करें तो ना तो एक सोर्स ऑफ पावर का काम कर सकता है प्रियम्बल लेजिस्लेचर के लिए, और ना ही एक रिस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन का काम कर सकता है ऑन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर ये प्रियम्बल. और दूसरा, जो प्रियम्बल के जो प्रोविजंस हैं, जो आइडियोलॉजी है, वो नॉन जस्टिसेबल है. यानी कि आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते कोर्ट्स के अंदर. दैट इज द प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, राइट. अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, अमेनेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल. यानी कि क्या हम अपने प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अब सीधी सादी बात है, जब हमने बात करी थी 1960 के अंदर, जब बेरूवारी केस का जजमेंट आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पार्ट है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का. और हमको पता है कि आर्टिकल 368 के अंदर जो पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर्स हैं कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंड कर सकता है. 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास क्या पावर्स है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को, राइट, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का अगर पार्ट है उसको तुम अमेंड कर सकते हो. बट 1960 में तो ये वाली बात बोल दी कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है. तो इसका क्या इम्प्लिसिट मीनिंग निकला कि प्रियम्बल अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और तुम पार्ट को अमेंड कर सकते हो, इसलिए हम प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते. बट जैसे ही 1973 के अंदर केशवानंद भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली बात बोल दी कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 368 के अंदर किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, और प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए प्रियम्बल इज अमेंडेबल. यानी कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं. 1973 के केशवानंद भारती केस से ये वाली बात साफ हो गई. बट एक रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली प्रियम्बल या कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली चेंज कर दो. आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का ध्यान रखना पड़ेगा. यानी कि कुछ ऐसी मूल बातें, ऐसी फंडामेंटल बातें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल के बारे में, जिसको पार्लियामेंट चाहे कुछ भी कर ले चेंज नहीं कर सकता. ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाली बात भी हमारी 1973 के केशवानंद भारती केस से ही आती है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि चाहे 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो चेंज कर सकता है, अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को और प्रियम्बल को, बट वो किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के पार्ट को या प्रोविजन को चेंज नहीं कर सकता, जिससे हमारे देश का बिल्कुल जो बेसिक स्ट्रक्चर या पॉलिटी है वो चेंज हो जाए, राइट.
The question as to whether the preamble can be amended under Article 368 of the Constitution arose for the first time in the historic केशवानंद भारती केस 1973. सबसे पहली बार ये कब बात आई सामने? 1973 के केशवानंद भारती केस के अंदर कि क्या हमारे preamble को amend किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. It was urged that the preamble cannot be amended as it is not a part of the Constitution. और इस केस के जजमेंट से पहले तो ये वाली बात थी ना कि preamble नहीं है इसका पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, इस वजह से वो चेंज नहीं किया जा सकता 368 के अकॉर्डिंग. The petitioner contended that the amending power in Article 368 cannot be used to destroy or damage the basic elements or the fundamental features of the Constitution. जो petitioner था उसने ये वाली बात बोली कि आर्टिकल 368 के अंदर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक एलिमेंट्स या फंडामेंटल फीचर्स जो हैं उनको ना डिस्ट्रॉय कर सकते और ना डैमेज कर सकते, विच आर एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल, और जो प्रीएम्बल के अंदर भी लिखे हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट हाउएवर हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने वाली बात बोल दी कि प्रीएम्बल ऑब्वियसली पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का. तो कोर्ट ने स्टेट किया दैट द ओपिनियन टेंडर्ड बाय द बेरूबारी यूनियन केस, कि जो हम बेरूबारी यूनियन केस में जो हमारा जजमेंट था, ओपिनियन था, इन दिस रिगार्ड वाज रॉन्ग, वो गलत था. एंड हेल्ड दैट प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, कि प्रीएम्बल को तुम अमेंड कर सकते हो सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर्स. और उस पर एक रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप किसी बेसिक फीचर्स को चेंज नहीं करोगे, कंसीडरिंग दिस उसके बाद आप कुछ भी चेंज या अमेंड कर सकते हो प्रीएम्बल को. इन अदर वर्ड्स द कोर्ट हेल्ड that basic elements या फिर fundamental features of the constitution as contained in the preamble cannot be altered by an amendment under the article 368. यानी कि 368 आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंट जो है प्रीएम्बल के अंदर लिखे किसी भी फंडामेंटल पार्ट को या फिर किसी बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता. और आज तक हिस्ट्री के अंदर हमारा जो प्रीएम्बल है बस एक ही बार अमेंड हुआ है, कब? 1976 के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जब 3 वर्ड्स ऐड किए थे. हमने पढ़ लिया सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. द प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार इन 1976 बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट which has added, जिसने ऐड किए थे प्रीएम्बल के अंदर 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी टू द प्रीएम्बल. दिस अमेंडमेंट वाज हेल्ड टू बी वैलिड, और इस अमेंडमेंट को वैलिड डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने. इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाता है. होप यू हैव अ नाइस डे.